ये लो डिवोर्स के पेपर्स, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। घर वालों को मैं संभाल लूंगा, उनकी फिक्र तुम मत करना। तुम्हारी खुशी बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ सब घर वाले भी ये बात समझेंगे। वो पेपर्स वहां रख कर चला गया और मनाहिल कहीं दूर सोचों में चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाई साहब, अब हमें शादी की तारीख रख लेनी चाहिए। मैं अब जल्द अज जल्द अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहती हूँ, सकीना बेगम ने देवर से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अगले महीने की ही कोई तारीख रख लेते हैं, साजिद साहब ने मशवरा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अगले माह के शुरू में ही शादी रख लेते हैं। फिर अरसलान की छुट्टियां खत्म होंगी तो वो और आलिया दोनों साथ ही शहर चले जाएंगे। वाजिद साहब भी खुश हुए और बोले, शाहिदा तुम भी कुछ बोलो भाई, आखिर तुम्हारी बेटी की शादी है। सकीना बेगम ने देवरानी को मुखातिब किया। जी आप सब जो फैसला करें वही सही है भाभी, मैं खुश हूँ, शाहिदा बेगम मुस्कुराई। वो जेठ और जेठानी की बहुत इज्जत करती थी। चलो भाई, बहुत सारी तैयारी करनी है, वक्त बहुत कम है, इतना सब कैसे होगा। सकीना बेगम बहुत खुश थी। भाभी हम सब मिलकर कर लेंगे, आप फिक्र न करें, शाहिदा बेगम बोली। हाँ हाँ क्यों नहीं, सकीना बेगम मुस्कुराई। आपी आपी, आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले माह की शुरू की डेट्स, और शादी से कुछ दिन पहले अरसलान भाई भी आ जाएंगे। मनाहिल ने आलिया के कमरे में जाकर उसे सारी खबर सुना दी तो आलिया गुस्से में उठकर माँ के पास गई। अम्मी मुझे नहीं करनी अरसलान से शादी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपको। आलिया ने गुस्से से माँ को देखा। पर आलिया, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, शाहिदा बेगम उसे समझाना चाहती थी। बस अम्मी, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपने मेरी शादी अरसलान से करवाने की कोशिश की तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। मैं मर जाऊंगी पर अरसलान से शादी किसी सूरत नहीं करूंगी। आलिया कहती हुई चली गई और अपने कमरे में जा बंद हुई। अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो आपको मुझे बताना चाहिए था। शाहिदा, अब मैं भाई भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा, हम उन्हें शादी की तारीख दे चुके हैं। कितनी बदनामी होगी बचपन से हुआ रिश्ता टूट जाने पर। मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। साजिद साहब परेशानी के आलम में कमरे में टहलते हुए बात कर रहे थे। मुझे लगा था वो मान जाएगी, अभी ना समझ है। शाहिदा बेगम भी परेशान थी। फिर भी आपको बताना चाहिए था, अब चले उसे समझाते हैं, साजिद साहब कहते हुए आलिया के कमरे की तरफ बढ़े। आलिया बेटा, दरवाजा खोलो, देखो जो बात है हमसे करो, ऐसे खुद को कुछ ना कर बैठना। उन्होंने समझाया तो उसने दरवाजा खोल दिया। आंखें रो रो कर सूज गई थीं और उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। अब्बू, मैंने कई बार अम्मी को कहा है मुझे अरसलान से शादी नहीं करनी, आलिया ने गुस्से से कहा। पर बेटा क्या कमी है अरसलान में, साजिद साहब ने पूछा। अबू बात कमी की नहीं है, बात पसंद नापसंद की है, आलिया ने जवाब दिया। तो क्या तुम्हें कोई और। वो बात मुकम्मल न कर पाए क्योंकि आलिया ने पहले ही इस बात में सर हिला दिया था। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गए। आप परेशान ना हो, वो मान जाएगी, शाहिदा बेगम गोया हुई। नहीं, आप मेरी बेटी को कुछ नहीं कहेंगी, बल्कि आप उससे उसकी पसंद पूछें, वो जहां चाहेगी उसकी शादी वहीं होगी। साजिद साहब ने बीवी को रोका। मगर हम वाजिद भाई और सकीना भाभी को क्या जवाब देंगे। शाहिदा बेगम परेशान हुई। हम उनके घर जाकर उनसे बात करेंगे, वो समझ जाएंगे। साजिद साहब फैसला कर चुके थे। अरे साजिद, तुम लोग इस वक्त, खैरियत तो है सब। वाजिद साहब ने रात के वक्त भाई को देखा तो पूछ बैठे। जी भाई, खैरियत है, बस कुछ बात करनी थी आपसे और भाभी से, साजिद साहब बोले। हाँ हाँ बोलो भाई, ऐसी क्या बात है, सकीना बेगम ने पूछा। वो दरअसल बात यह है कि आलिया वो बात पूरी न कर पाए। क्या बात है, खामोश क्यों हो गए, साजिद साहब ने उनसे पूछा। भाई वो इस रिश्ते से इनकार कर रही है, शाहिदा बेगम आखिर बोल पड़ी। ये तुम क्या कह रही हो, मगर क्यों, सकीना बेगम रो देने को थी। भाभी वो कहती है उसे अरसलान नहीं पसंद। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं करवा सकता, साजिद साहब बोले। हाँ तो ये ठीक है, अगर वो नहीं राजी तो जबरदस्ती नहीं करेंगे हम, वाजिद साहब बोले। मेरी इतनी ख्वाहिश थी मेरे इकलौते बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से होती,
सकीना बेगम रो पड़ी। देखो साजिद, अगर तुम आलिया का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें मनाहिल का रिश्ता दे दो, हम किसी तीसरे घर की लड़की नहीं लाना चाहते। वाजिद साहब बोले। पर भाई, क्या अरसलान मान जाएगा? साजिद साहब बोले। हाँ, मुझे यकीन है मेरा बेटा मेरे फैसले के आगे कभी सर नहीं उठाएगा। बस तुम मनाहिल से पूछ लो, कहीं वो भी। वाजिद साहब चुप हो गए। नहीं, मैं मनाहिल को जानती हूँ, वो कभी मना नहीं करेगी। शाहिदा बेगम खुश हो गईं। तो फिर हम बात पक्की समझें? वाजिद साहब ने वजाहत चाही। जी बिल्कुल। वो लोग बात पक्की करके घर आ गए। क्या बात हुई अब्बू? वो लोग तो नाराज हो गए होंगे ना? जब वो वापस आए तो मनाहिल और आलिया उनके पास आ गईं और मनाहिल के पूछने पर साजिद साहब मुस्कुरा दिए। अब्बू, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बताएं ना, क्या बात हुई? आलिया ने बेचैनी से पूछा। मनाहिल है ना, इसने मेरी इज्जत बचा ली आज। साजिद साहब ने शफकत से मनाहिल के सर पर हाथ फेरा। क्या मतलब अब्बू? मैंने क्या किया है? मनाहिल कुछ न समझी। उन लोगों ने आलिया के इनकार को मान लिया है और अरसलान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। शाहिदा बेगम बोली तो मनाहिल जो बैठी थी करंट खाकर उठ खड़ी हुई। मनाहिल, क्या हुआ बेटा? क्या तुम भी? देखो, अब मुझे शर्मिंदा मत करना। मैंने बड़े मान से उन लोगों को कहा है कि मेरी मनाहिल कभी ना नहीं करेगी। साजिद साहब ने सर झुका लिया। अरे अब्बू, नहीं, मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी। आपने जो भी फैसला किया है मुझे मंजूर है। मनाहिल ये कहती वहां से चली गई और अपने कमरे में जाकर खामोशी से आंसू बहाने लगी। वाजिद और साजिद दो भाई थे, उनकी कोई बहन न थी। भाइयों में बहुत मोहब्बत थी और जब उनकी शादियां हुई तो उनकी बीवियां भी अच्छी तबीयत की थीं, जिन्होंने भाइयों को कभी न टूटने दिया। वाजिद साहब का इकलौता बेटा अरसलान था, जबकि साजिद की दो बेटियां आलिया और मनाहिल थीं। वो तीनों सबके लाडले थे। फिर जब वो कुछ बड़े हुए तो सकीना और साजिद ने आलिया को अरसलान के लिए मांग लिया और ये रिश्ता तय हो गया। अरसलान पहले अपनी पढ़ाई के लिए शहर रहता था और फिर उसे जॉब भी वहीं मिल गई और वो महीने में 2-3 दिन ही गांव माँ बाप के पास आता था। वो एक सुलझा हुआ लड़का था, माँ बाप का फर्मा बरदार। वो कभी उनके फैसले के आगे सर नहीं उठाता था। आलिया और मनाहिल ने गांव में ही पढ़ाई मुकम्मल की। मनाहिल शहर जाकर पढ़ना चाहती थी। ये ख्वाहिश उसने साजिद साहब को बताई तो उन्होंने इजाजत दे दी। आलिया को पढ़ने का ज्यादा शौक न था तो वो घर रहती थी। वो एक आजाद ख्याल लड़की थी और मनाहिल बहुत नर्म तबीयत की थी, सबके बारे में सोचने वाली, खुशियां बांटने वाली। उसे अपने अम्मी अब्बू की इज्जत का बहुत ख्याल रहता था और इसलिए उसने खामोशी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आलिया ने भी अपनी पसंद बता दी। वो अपने मामूजाद जारून को पसंद करती थी। मनाहिल खामोश रहने लगी थी। बोलती तो वो पहले ही बहुत कम थी, अब उसे मजीद चुप लग गई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद अरसलान इस रिश्ते के लिए मना कर दे, पर उसे माँ से सुनने को मिला था कि अरसलान को बता दिया गया है और वो इस रिश्ते के लिए राजी है। आलिया के अरसलान से रिश्ता टूटने की खबर फैली तो उसके मामू उसका रिश्ता लेकर आए, जो कि उन लोगों ने कबूल कर लिया क्योंकि आलिया की यही मर्जी थी और इस तरह दोनों बहनों ने एक ही दिन रुखसत होना था। अरसलान शादी से 2 दिन पहले आया था। उसने मनाहिल से मिलने और उससे इस रिश्ते के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की थी, पर वो कामयाब न हो पाया और शादी का दिन आ गया। मनाहिल और आलिया दोनों दुल्हनें बन चुकी थीं जब उनकी अम्मी कमरे में आईं। तैयार हो गई मेरी बच्चियां? अल्लाह नजरे बद से बचाए। उन्होंने बारी बारी दोनों को चूमा। मनाहिल, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, आलिया कैसी खुश है। शाहिदा बेगम ने मनाहिल के चेहरे पर उदासी देखी तो पूछ बैठी। अम्मी, आप ये खुश हैं क्योंकि उनके साथ वही हुआ जो उनकी ख्वाहिश थी, पर अम्मी, मैंने जिस जगह बचपन से आज तक आप ही को देखा, आज उस जगह मैं जाने वाली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैंने कभी अरसलान को इस नजर से नहीं देखा। अम्मी फिर एकदम से ये सब। मुझे नहीं पता अम्मी कि ये रिश्ता मैं कैसे निभाऊंगी और निभा पाऊंगी भी या नहीं। अम्मी, आपने और अब्बू ने मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। मैं नहीं जानती मैं ये बोझ कब तक संभाल पाऊंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, पर अम्मी, अगर मैं हार गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
बोलते हुए मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए और वो माँ के गले लग गई। मनाहिल बेटा, अगर तुम राजी नहीं थी तो पहले बोल देती। हम अगर एक बेटी की पसंद का ख्याल रख सकते हैं तो तुम्हारी पसंद का भी ख्याल रखते। ये क्या कर दिया तुमने? शाहिदा बेगम रोने लगी। अम्मी अब्बू ने इतने मान से बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को हाँ की थी कि मैं ना नहीं कर सकी। अब आप दुआ कीजिएगा कि मैं ये रिश्ता निभा पाऊं, मनाहिल ने कहा। मनाहिल, तुम कितनी अच्छी हो, ये सब मेरी वजह से। आलिया बोली तो मनाहिल ने रोक दिया। नहीं आपी, आप दिल छोटा मत करें, मैंने ये किसी के लिए नहीं किया। ये सब मेरे नसीब में था, जो होना था और हो रहा है। मनाहिल ने बहन को चुप करवा दिया और दोनों बहनें रुखसत होकर अपने अपने घर चली गईं और पीछे शाहिदा बेगम को परेशान कर गईं कि उन्होंने शायद गलत फैसला कर लिया है। उसका बहुत खुशी से वेलकम किया गया था। उसके सास ससुर बहुत खुश थे। रस्मों के बाद उसे उसके कमरे में ले जाया गया, जहां बैठी वो अरसलान के आने का इंतजार कर रही थी। हल्की सी आहट पर उसने सर उठाया तो सामने अरसलान खड़ा था। ब्लैक शेरवानी में वो काफी अच्छा लग रहा था। उसने एक नजर उस पर डालकर वापस हटा ली। प्यारी लग रही हो, अरसलान ने उसके सामने आते हुए कहा तो उसने सर मजीद झुका लिया। मनाहिल, मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, और होती भी क्यों? ये रिश्ता तुम पर थोपा गया है, तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अम्मी अबू से कहा था मनाहिल राजी नहीं होगी, पर उन लोगों ने कहा कि तुमने हाँ कर दी है। पर मेरा दिल नहीं मानता था कि तुम राजी हो। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम चाहो तो इस रिश्ते को वक्त के साथ साथ समझ लेना, वरना मैं तुम्हारा साथ दूंगा और आज से ठीक 3 माह बाद तुम डिवोर्स ले लेना मुझसे। ये जिंदगी हमने गुजारनी है, पर अगर हम में से कोई एक खुश ना हो तो इस रिश्ते का फायदा ही नहीं। तुम रिलैक्स हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरसलान ने बात करते हुए उसका हाथ पकड़ा और फिर बात खत्म करके वहां से उठ गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आया और सो गया तो मनाहिल भी पुरसुकून होकर सोने के लिए लेट गई। मनाहिल और अरसलान शादी के बाद 2 दिन वहां रहे थे, फिर शहर चले गए क्योंकि अरसलान की छुट्टी खत्म हो गई थी और इन 2 दिनों में उन लोगों ने सबको यही दिखाया था कि वो खुश हैं। सबसे मिलने के बाद वो वहां से रवाना हो गए। गुजरे हुए वक्त को याद करके मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ बाप के खातिर सर तो झुका दिया था, पर नहीं जानती थी कि वो कब तक ये सब कर पाएगी। उसकी जिंदगी उसके लिए सवालिया निशान बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसके सारे ख्वाब टूट गए थे और वो इन ख्वाबों की किरचियों को कभी नहीं समेट पाई थी। पता नहीं जिंदगी क्यों इम्तिहान लेती है। सोचते हुए उसने सर सीट की पुश्त पर टिकाकर आंखें मूंद ली। तुम परेशान मत हो मनाहिल, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। उदास रहना बंद कर दो, तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती। अरसलान ने उसे देखा तो बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी तो नहीं है। मनाहिल ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम मेरे सामने तो झूठ बोलो ही मत, मैं बचपन से जानता हूँ तुम्हें। तुम मुझे दोस्त समझकर बात शेयर कर लिया करो। अरसलान ने उसे समझाना चाहा। अच्छा ठीक है, वो हौले से मुस्कुरा दी। वो एक 2 बेडरूम्स का फ्लैट था, मगर बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मनाहिल अंदर आई तो इधर उधर देखने लगी, क्योंकि ये घर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई औरत नहीं रहती। ऐसे हैरान होकर घर को मत देखो, ये सब मैंने बिल्कुल नहीं किया। ये सामने वाली आंटी सुरैया ने किया है। उनके बेटे अदनान से मेरी अच्छी दोस्ती है, तो जब उन्हें पता चला कि मेरी शादी है तो उन्होंने कहा कि वो मेरा घर सेट करना चाहती हैं। अरसलान ने उसे हैरत में देखकर वजाहत की। अच्छा सही, मैं भी यही देख रही थी। मनाहिल मुस्कुरा दी। हाँ, मैंने बता दिया ताकि तुम मुझसे ऐसी कोई उम्मीद न लगा बैठो। अरसलान ने कहकहा लगाया। अच्छा सुनो, ये उस रूम में तुम रहना, ये मेरा रूम है। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ एक रूम में रिलैक्स फील नहीं करती, इसलिए तुम जब तक चाहो अलग रूम में रह सकती हो। अरसलान ने नरम लहजे में कहा तो मनाहिल उसे देखती रह गई और फिर आगे बढ़ गई। रात को थकन से बुरा हाल था और सुबह उसकी आंख देर से खुली। जब वो कमरे से फ्रेश होकर निकला तो किचन से खटपट की आवाज सुन के वहीं चला आया। ये क्या कर रही हो तुम? मनाहिल को काम करते देखकर अरसलान ने पूछा। मैं नाश्ता बना रही हूँ,
مناہل نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ واہ، مطلب تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ جی زیادہ اچھی تو نہیں پر آتی ہے، ابو کہتے ہیں میری بیٹی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ اب آپ بتائیے گا کہ کیسا لگا؟ مناہل نے اسے بتایا۔ ضرور بتاؤں گا، بلکہ شادی کرنے کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، یہ تو ہوا کہ اب آفس سے آتے ہوئے مجھے ایسی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہے نا؟ ارسلان نے آنکھ دبائی۔ جی میں بنا دوں گی، آپ فکر نہ کریں، مناہل کہہ کر ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ ناشتے کے بعد ارسلان آفس چلا گیا تو اس نے گھر کے کام کرنا شروع کر دیے۔ شام کو جب ارسلان آیا تو مناہل کچن میں کام کر رہی تھی۔ السلام علیکم، ارسلان نے مناہل کے بالکل قریب جا کر سلام کیا تو مناہل ڈر کے اچھلی۔ ہائے، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا۔ مناہل نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ تو میں نے بھی ڈرانا ہی تھا، ارسلان نے قہقہا لگایا۔ وہ کیوں؟ مناہل نے گھورا۔ کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ تم کتنی ڈرپوک ہو۔ ارسلان نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں ابھی بھی ڈر تھا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، وہ تو نئی جگہ ہے تو، مناہل نے صفائی دی۔ جی وہ تو مجھے دکھ رہا ہے۔ ارسلان مسکرایا تو مناہل واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ ارسلان دوبارہ بولا۔ کھانا بنا رہی ہوں، مناہل نے مختصر جواب دیا۔ آج کا دن کیسا رہا؟ بور تو نہیں ہوئی؟ ارسلان نے مزید پوچھا۔ اچھا گزرا، اور میں بور بھی نہیں ہوئی، بس گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، مناہل نے کام کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو کال کر لیتی، ارسلان بولا۔ جی کر لی تھی، جواب آیا۔ اب کتنی دیر ہے کھانے میں؟ مجھے خوشبو سے بھوک لگ رہی ہے، ارسلان نے پوچھا۔ بس تیار ہے، میں لگاتی ہوں کھانا، وہ کہتی ٹیبل پر کھانا لگانے لگی اور ارسلان فریش ہونے چلا گیا۔ آج سنڈے تھا اور ارسلان لیٹ اٹھا تھا۔ مناہل گھر کے کام کر کے آ کر بیٹھنے لگی۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو وہ کچن میں ناشتے کے لیے جانے لگی۔ مناہل رہنے دو، میرا ناشتے کا موڈ نہیں ہے، ارسلان نے اسے جاتے دیکھا تو بولا۔ مناہل واپس بیٹھ گئی۔ اس وقت کون آیا ہے؟ ڈور بیل بجی تو ارسلان کہتا ہوا اٹھ گیا۔ واپس آیا تو ساتھ ایک خاتون تھی۔ مناہل یہ آنٹی سریا، میں نے بتایا تھا نا، میرے دوست کی امی، ارسلان نے تعارف کروایا۔ جی السلام علیکم، آئے آنٹی، مناہل نے دعا سلام کے بعد انہیں بیٹھنے کو کہا۔ مجھے آج عدنان نے بتایا کہ تم لوگ آ گئے ہو تو میں چلی آئی، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا آنٹی آپ آ گئیں، ویسے ہم تو 3-4 دن سے آ گئے ہیں، ارسلان نے بتایا۔ مجھے عدنان نے نہیں بتایا ورنہ پہلے آ جاتی، انہوں نے مناہل کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اب آ گئی نا، آ جایا کریں، مناہل اکیلی بور ہوتی ہے، ارسلان نے انہیں کہا۔ ہاں ضرور آؤں گی، اور بتاؤ مناہل، دل لگ گیا یہاں؟ انہوں نے مناہل کی طرف رخ کر کے بات کی۔ جی بس لگانا ہی ہے، مناہل نے جواب دیا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آتی ہوں، مناہل کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی تو ارسلان، تم خوش ہو اب؟ آخر تمہاری محبت تمہیں مل گئی، مطلب تمہاری محبت سچی تھی۔ مناہل کے جانے کے بعد انہوں نے ارسلان کو چھیڑا۔ آنٹی مناہل کے سامنے مت کہیے گا، میں نے اسے نہیں بتایا، میں نہیں چاہتا وہ اس رشتے کو کسی دباؤ میں یا میری محبت کی وجہ سے قبول کرے، میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے انہیں ساری بات بتائی، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کچن میں کھڑی مناہل سب کچھ سن چکی ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کہا کیوں نہیں، اور عالیہ آپی سے شادی کیوں کر رہے تھے؟ پر ان کا رشتہ تو بچپن سے آپی سے ہوا تھا، تو پھر مجھ سے؟ نہیں، مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، سریا آنٹی کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی شادی مجھ سے نہیں عالیہ سے ہونے والی تھی، پر انہوں نے نام تو میرا لیا تھا۔ مناہل رات کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی، مگر پھر سر جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہیں امی، اس ماہ کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکوں گا، ارسلان فون پر سکینہ بیگم سے بات کر رہا تھا۔ میں مناہل سے پوچھ لوں گا، اگر اس نے آنا ہوا تو اسے بھیج دوں گا، اس نے کہا۔ پر امی اسے اکیلے ہی جانا پڑے گا تو میں چھوڑنے نہیں آ سکتا نا۔ اچھا میں پوچھوں گا اس سے، اوکے، اللہ حافظ، اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ پیچھے مڑا تو مناہل کھڑی تھی۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، جب آپ فری ہوں تو ساتھ ہی چلیں گے، آپ بڑی امی کو بتا دیں۔ مناہل نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جواب دے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جیسے ہی فری ہوں گا ہم چلیں گے، ارسلان نے کہا۔
अरे बड़ी अम्मी, आप लोग यहाँ। मनाहिल ने दरवाजा खोला तो सामने सकीना बेगम और वाजिद साहब खड़े थे, तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ, बस तुम लोगों ने तो आने से मना कर दिया और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, तो हम लोग आ गए। सकीना बेगम ने वजाहत की। अच्छा किया, मुझे भी सबकी बहुत याद आ रही थी। मनाहिल उनके गले लगती बोली। अरसलान कहाँ है? वाजिद साहब ने पूछा। अबू वो सो रहे हैं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। ये कौन सा वक्त है सोने का? उन्होंने कहा। आज संडे है ना, तो वो देर तक सोते हैं, मैं अभी जगाती हूँ उन्हें। मनाहिल घबरा गई और अरसलान के कमरे की तरफ गई। अरसलान, उठ जाएं, बड़े अब्बू और अम्मी आई हैं। मनाहिल ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। क्या? अरसलान एकदम चौंक कर बिस्तर से बाहर आया। क्या हुआ? आप डर क्यों गए? मनाहिल उसकी हरकत पर हैरान हुई। अब्बू को बता दिया तुमने कि मैं सो रहा हूँ? अरसलान ने उससे पूछा। हाँ, मनाहिल ने मासूम शक्ल बनाई। या खुदा, ये कैसी बीवी दी है मुझे जिसमें अकल ही नहीं। अब जाओ बाहर और उनको कहो मैं जाग रहा था और ऑफिस का कोई काम कर रहा था। मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। वो जल्दी जल्दी वॉशरूम की तरफ दौड़ा तो मनाहिल सर झुकाकर वहां से जाने लगी। और सुनो, अरसलान वापस मुड़ा। जी। मनाहिल को गुस्सा आया कि शायद अभी कुछ सुनाना बाकी रह गया है। अपना सामान अम्मी अबू से छुप कर इस रूम में रख लो, उन्हें पता न चले। समझ गई? अरसलान ने उसे समझाया तो वो जी कहती बाहर चली गई। थोड़ी देर में अरसलान रूम से बाहर आया तो उसे खूब डांट पड़ी। वाजिद साहब देर तक सोते रहने के खिलाफ थे और अरसलान को मनाहिल पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानती थी ये बात। वो किचन में खाने की तैयारी कर रही थी जब अरसलान पानी के बहाने किचन में आया। मनाहिल की बच्ची, तुम बच जाना अब मुझसे, तुम अच्छी तरह जानती हो अप्पू की आदत, फिर भी मुझे डांट पड़वा दी। अरसलान ने गुस्सा दिखाया तो वो डर गई। पर मैं, वो आप सो रहे थे तो मैंने वही बताना था, अब्बू से झूठ कैसे? वो मारे डर के बात मुकम्मल न कर पाई। मिनमिनाना बंद करो अब, और मैं तो कहता हूँ तुम बोरिया बिस्तर समेट कर अम्मी अब्बू के साथ ही चलती बनो। अरसलान कहता किचन से निकल गया क्योंकि अब वो मजीद हंसी नहीं रोक सकता था, जो कि उसे मनाहिल के चेहरे पर डर देखकर आ रही थी। जाते जाते वो उसे अम्मी अब्बू के साथ जाने की बात भी कह गया। रात को काम खत्म करके वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अरसलान ने उसे खींचा। मोहतरमा, कहाँ जा रही हैं आप? मार पड़वानी है मुझे अब्बू से? अरसलान ने उसका बाजू पकड़कर कहा। अब मैंने क्या किया है? मनाहिल ने गुस्से से बाजू छुड़ाया। क्या किया? अब ये भी मैं बताऊं? मैंने कहा था तुम आज मेरे कमरे में सोगी, तुम्हारे कमरे में अम्मी अब्बू है ना, फिर तुम वहां क्यों जा रही हो? अरसलान ने वजाहत दी तो मनाहिल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, मनाहिल ने मासूमियत से कहा। शुक्र है मैंने देख लिया, अरसलान ने मसनूई पसीना साफ करते हुए कहा। मैं यहाँ लाउंज में ही सो जाती हूँ, आप परेशान ना हो, मनाहिल बोली। हाँ, ताकि कोई देख ले, तुम्हारे इरादे मुझे मार पड़वाने वाले लगते हैं। अरसलान हंसा। नहीं, मैंने ये कब कहा? मनाहिल ने सफाई देनी चाहिए। अच्छा अच्छा, जानता हूँ, और चलो रूम में। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, पक्का, पर तुम ऐसे बाहर सो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरसलान ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया। तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगा, अरसलान ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, आप सो जाएं बेड पर, मनाहिल ने उसे रोका। पक्का? तुम्हें कोई मसला नहीं? अरसलान ने कहा तो मनाहिल बिना कोई जवाब दिए बेड की एक साइड पर सिमट कर लेट गई। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अरसलान ने उसे आंखें फाड़ के देखा। कुछ नहीं, मनाहिल ने मुख्तसर कहा और आंखें बंद कर ली। बताओ तो, कुछ तो है, अरसलान ने तशवीश से पूछा। आपने मुझे डांटा क्यों? मैं बड़े अब्बू को कहूंगी कि वो मुझे साथ ले जाएं। मनाहिल उठ के बैठ गई। ओह, तो तुम मेरी शिकायत करोगी? अरसलान ने वजाहत चाही। जी हाँ, मनाहिल ने मुंह बनाया। हाँ तो लगाओ, मैं भी नहीं डरता तुम्हारे बड़े अब्बू से, अरसलान ने उसे चिढ़ाया। हाँ तो मैं चली जाऊंगी, मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं यहाँ अकेले रहने का। चली जाऊंगी, करेंगे ना अपने काम खुद तो पता चलेगा, मनाहिल ने जवाब दिया। वो तो मैं पहले भी करता था, अरसलान ने मजीद चिढ़ाया। ना शुक्रे, वो दोबारा लेट गई। अच्छा सुनो, अरसलान ने बुलाया। नहीं सुनती, मनाहिल ने तकिया मुंह पर रख लिया। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें जाने का कहना नहीं चाहता था,
पर तुम्हारी शक्ल पर डर देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। अरसलान ने कहकहा लगाया तो मनाहिल उठ बैठी और उसे घूर कर दोबारा लेट गई, तो अरसलान भी मुस्कुराते हुए सोने लेट गया। मनाहिल, तुम मुझे बताओ, तुम खुश तो हो ना अरसलान के साथ? मैं जानती हूँ तुम इस सब के लिए अभी तैयार नहीं थी, पर मैं अपने अरसलान के लिए और किसी घर में नहीं जाना चाहती थी। तुम समझ रही हो ना? सकीना बेगम मनाहिल से कह रही थी। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, मनाहिल ने तसल्ली दी। तुम सच कह रही हो ना? उन्होंने दोबारा पूछा। जी अम्मी, अरसलान बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मनाहिल ने उन्हें फिर से तसल्ली दी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। वो मुतमईन हो गई और उसे दुआएं देने लगी। अच्छा अरसलान बेटा, हम शाम तक चले जाएंगे वापस, सकीना बेगम ने अरसलान से कहा। क्यों अम्मी, इतनी जल्दी क्यों? अभी परसों ही तो आए हैं आप। यहाँ रहें, वापस जाकर क्या करना है? अरसलान ने रोकना चाहा। नहीं बेटा, पीछे बहुत काम पड़े हैं, बस हम आज चले जाएंगे, तुम लोगों से मिलना था, मिल लिए, वाजिद साहब ने जवाब दिया। मनाहिल को भी साथ ले जाएंगे हम, सकीना बेगम ने बेटे को बताया। मनाहिल क्यों जाएगी साथ? अरसलान चौंका। वो कह रही थी कि उसे जाना है हमारे साथ, आखिर उसे भी तो याद आती होगी माँ बाप की। सकीना बेगम ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। नहीं अम्मी, वो नहीं जाएगी, मैं उसे ले आऊंगा ना कुछ दिनों तक। अरसलान बौखला गया। अरे बेटा, वो जाना चाह रही है तो जाने दो, कुछ दिनों तक तुम आ जाना, सबसे मिल लेना और उसे वापस ले आना। अब की बार वाजिद साहब बोले तो वो खामोश हो गया और उनको खुदा हाफिज कहता ऑफिस चला गया और एक गुस्से वाली नजर मनाहिल पर डालना न भूला। शाम को वो ऑफिस से आया तो बगैर इधर उधर नजर डाले सीधा कमरे में फ्रेश होने चला गया, क्योंकि वो जानता था मनाहिल नहीं है और अब घर के काम उसे करने पड़ेंगे। वो किचन में आया तो मनाहिल टेबल पर खाना लगा चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरसलान हैरत में था। अपने घर में कोई क्या करता है? मनाहिल ने मुस्कुराहट छुपाई। पर तुम गई नहीं? अरसलान ने बेयकीनी से उसे देखा। मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसका मतलब मैं कहीं नहीं गई। मनाहिल ने उसे देखा। तुम तो जा रही थी? अरसलान ने फिर पूछा। ना मैं कहीं जा रही थी ना ही गई हूँ, मनाहिल ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। तो सुबह अम्मी कह रही थी। वो कुछ कहता इससे पहले मनाहिल बोल पड़ी। वो मैंने बदला लिया आपसे, आपने कहा था ना चली जाना अम्मी अब्बू के साथ, तो मैंने ही उन्हें ऐसा कहने को कहा था। मनाहिल मुस्कुराने लगी। वो क्यों? अरसलान ने भवें उचकाई। क्योंकि मेरी मर्जी, आपने मुझे डांटा था उस दिन, तो मैं आपको परेशान करना चाहती थी। अब चल के खाना खा लें। मनाहिल ने मुस्कुराहट छुपाई और टेबल पर जा बैठी। बहुत बुरी हो तुम मनाहिल, अरसलान ने खफकी जाहिर की। मैं जानती हूँ। मनाहिल सुकून में थी तो अरसलान उसे देखता रह गया। अब मनाहिल को अंदाजा हो गया था कि अरसलान उससे मोहब्बत करता है पर कहता नहीं। अरसलान की हर हरकत में मोहब्बत होती, वो हमेशा उसकी खुशी का सोचता। मुझे इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि अम्मी अब्बू का फैसला गलत नहीं हो सकता, और अरसलान भी तो कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया इस रिश्ते के लिए, मुझे अब आप ही के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। वो अपने घर में खुश हैं और अब अरसलान मेरा नसीब है, मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारनी है। मनाहिल अपने कमरे में लेटी सोच रही थी, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि अरसलान उसका नसीब है। वो सोचों में डूबी थी, कब उसे नींद आई उसे पता ही नहीं चला। सुबह वो मामूल के मुताबिक उठी, नाश्ता बनाया और अरसलान का इंतजार करने लगी। जब बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया और अरसलान ना आया तो उसे लगा शायद आज उसने ऑफिस नहीं जाना, तो वो घर के कामों में लग गई। अरे इतना वक्त हो गया, आज अरसलान नहीं उठे अभी तक। वो तो इतना कभी नहीं सोते। जब काम से फारिग होकर उसने टाइम देखा तो उसे परेशानी हुई। मुझे उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए, सोचते हुए वो उठी और अरसलान के कमरे की तरफ बढ़ी। अरसलान उठ जाएं, आज आप ऑफिस भी नहीं गए और अभी तक सो रहे हैं। वो कमरे में आई तो अरसलान आड़ा तिरछा बेड पर औंधे मुंह पड़ा था। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। जब उसकी आवाज पर वो ना उठा
تو مناہل نے اسے اٹھانے کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ ارسلان ہوش میں نہ تھا۔ خیال آنے پر وہ سریا آنٹی کے پاس بھاگی۔ آنٹی، ارسلان کو بہت تیز بخار ہے، آپ جلدی ڈاکٹر کو بلا دیں۔ اس نے جاتے ہی کہہ دیا تو آنٹی نے جلدی جلدی ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ ڈاکٹر دوائی دے کر چلا گیا تو اسے سکون آیا۔ ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا تھا اور ساتھ میں دوائیاں بھی دیں اور تسلی بھی دی کہ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا، کیونکہ مناہل رو دینے کو تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان اٹھا تو مناہل اس کے پاس بیٹھی کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ تم کیا مانگ رہی ہو میرے سر پر بیٹھ کر؟ ارسلان نے پوچھا۔ آپ اٹھ گئے؟ اف، اتنا پریشان کر دیا تھا آپ نے تو۔ اگر آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے خفگی جتائی۔ رات جب میں آیا تو تم سو چکی تھی، تمہیں جگانا مناسب نہیں لگا۔ ویسے بھی تم سارا دن گھر کے کاموں میں لگی ہوتی ہو، تھک جاتی ہوگی۔ ارسلان نے نرمی سے جواب دیا۔ اتنا بھی کوئی کام نہیں ہوتا، آپ مجھے جگا دیتے۔ ساری رات آپ کی طبیعت خراب تھی، صبح بھی جب آپ اتنی دیر تک باہر نہیں آئے تو میں اندر آئی اور مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی تھی۔ مناہل اب پرسکون تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، ارسلان نے تسلی دی۔ اچھا آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، پھر آپ نے دوائی بھی کھانی ہے۔ مناہل کہہ کر چلی گئی تو ارسلان اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ ارسلان بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا۔ وہ ان کی بات کو ٹالنا جیسے گناہ سمجھتا تھا۔ ان کی ہر بات مانتے مانتے اسے اپنی محبت بھی بھولنی پڑ گئی تھی۔ وہ مناہل سے بہت پہلے سے محبت کرتا تھا۔ عالیہ اور اپنی منگنی سے بھی پہلے اسے سیدھی سادی مناہل بہت پسند تھی۔ مناہل اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ ارسلان اس سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر ایک دن سکینہ بیگم اور واجد صاحب نے اسے اپنی خواہش بتائی کہ وہ اس کا رشتہ عالیہ سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا دیا اور منگنی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ جتنا دل کو سمجھاتا کہ مناہل اس کی نہیں ہو سکتی، پر اسے اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی، یہاں تک کہ اس کی شادی کے دن قریب آ گئے اور عالیہ نے انکار کر دیا۔ عالیہ کے انکار اور مناہل سے رشتہ ہونے پر وہ بہت خوش تھا، مگر جلد ہی اس کی خوشی کم ہو گئی جب اسے یہ احساس ہوا کہ شاید مناہل اس رشتے کے لیے راضی نہ ہو۔ پھر اس نے طے کر لیا کہ اگر مناہل راضی نہ ہوئی تو وہ اسے وقت دے گا، اور اگر وہ چاہے گی تو طلاق دے دے گا، کیونکہ اسے مناہل سے اس حد تک محبت تھی کہ وہ اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور اس نے شادی کے بعد یہ بات مناہل کو بھی کہہ دی، اور وہ پرسکون ہو گئی، اور آج اس کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے، اور وہ طلاق کے پیپرز مناہل کو دے کر اس کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، پر مناہل کی خوشی کے لیے کرنا پڑ رہا تھا۔ مناہل ارسلان کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ وہ گاؤں گئی تو سب کے روکنے پر بھی نہ رکی اور ارسلان کے ساتھ واپس آ گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ارسلان اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ خوش تھی کہ اس کے ماں باپ نے جو فیصلہ اس کے لیے کیا وہ صحیح ثابت ہوا۔ اس نے ماں کو بھی کہا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، میں ارسلان کے ساتھ خوش ہوں، پر ان سب میں وہ بھول گئی تھی ارسلان کی بات کو۔ اس کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور اسے یاد ہی نہیں تھا۔ اس رات ارسلان اس کے کمرے میں آیا اور اسے طلاق کے پیپرز دے کر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر ماضی کی یادوں میں کھوئی رہی، پھر وہ لفافہ اٹھا کر بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ اسے ارسلان سے طلاق نہیں لینی تھی، پر وہ دے رہا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں چلی جائے کہ ارسلان اسے طلاق نہ دے سکے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، پر نہ کہتا ارسلان تھا، نہ بولتی مناہل تھی۔ اگلی صبح جب مناہل اٹھی تو اسے ڈر تھا کہ ارسلان اس سے وہ پیپرز واپس مانگ لے گا اور اسے دینے پڑیں گے، پر ارسلان نے وہ پیپرز نہ مانگے۔ شاید وہ یہ سب چاہتا ہی نہیں تھا، یا وہ مناہل کو وقت دے رہا تھا، پر مناہل پرسکون ہو گئی تھی۔ پر 2 دن بعد ارسلان نے وہ پیپرز مانگ لیے۔ مناہل، وہ پیپرز دے دو مجھے سائن کر کے، پھر میں تمہیں گاؤں چھوڑاؤں گا۔ تم فکر مت کرنا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ویسے بھی میں امی سے بات کر چکا ہوں، ارسلان نے ناشتہ کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ نے بڑی امی کو بتا دیا؟ مناہل کو حیرت ہوئی۔
हाँ, आज नहीं तो कल बताना ही था। अरसलान को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। अच्छा, मैं वो पेपर्स आपको शाम को दे दूंगी, मनाहिल ने कुछ सोचते हुए कहा। अभी क्या है? अरसलान ने पूछा। मैं शाम को दे दूंगी ना, साइन कर दिए हैं मैंने, आप जब ऑफिस से आएंगे तो ले लीजिएगा। मनाहिल ने खुश्क होते लबों पर जबान फेरी। अच्छा, तुमने साइन कर दिए हैं? चलो सही है। अरसलान कुछ सोचता हुआ वहां से उठा तो मनाहिल उसे जाता देखती रही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा दिन वो वक्फे वक्फे से रोती रही। जब भी उसे लगता कि सब कुछ पीछे छूट रहा है, वो रोने लग जाती। दिन ऐसे गुजरा जैसे साल हो। उसने एक बार भी वो लिफाफा उठाकर नहीं देखा। वो जब भी सोचती उसके सीने में टीस सी उठती। शाम तक उसका बुरा हाल हो चुका था। शाम को अरसलान आया तो वो अपने कमरे में थी। अरसलान कुछ सोचकर वहीं चला गया। क्या कर रही हो यहाँ छुपके? मनाहिल घुटनों में सर दिए बैठी थी तो अरसलान ने पूछा। जी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो हड़बड़ा गई। डर क्यों गई? मैंने तो बस पूछा है। अरसलान उसकी घबराहट नोट कर चुका था। नहीं, मैं नहीं डरी, मनाहिल ने झूठ बोला। अच्छा, पेपर्स दे दो मुझे अब, मैं वो लेने आया हूँ तुमसे, अरसलान ने कहा। वो पेपर्स गुम हो गए। मैंने कहीं रखे थे, अब नहीं मिल रहे, शायद कचरे में चले गए। जब मनाहिल की समझ में कुछ न आया तो उसने यही तरीका सोचा। अरे ऐसे कैसे गुम हो गए? मनाहिल, तुमने यही रखे होंगे, तुम भूल गई होगी। आओ, मैं तुम्हारे साथ ढूंढने में मदद करता हूँ, अरसलान ने कहते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। नहीं, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है, मनाहिल उसे रोकने लगी। ये रहे। अरसलान ने बेड साइड टेबल की दराज खोली तो सामने ही उसे पेपर्स मिल गए और पेपर्स उठाकर जैसे ही अरसलान पलटा तो लिफाफा उसके हाथ से छूट गया। मनाहिल, मनाहिल, उठो, क्या हुआ? वो गिर चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी। अरसलान उसे उठाकर अस्पताल ले गया। इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, शायद इन्हें कोई बात परेशान कर रही थी। डॉक्टर जब चेकअप करने के बाद निकला तो अरसलान के पूछने पर बताया। चंद घंटों बाद उसे होश आया तो अरसलान पुरसुकून हुआ। पूरी रात हॉस्पिटल में रहने के बाद अब वो डिस्चार्ज होकर आई थी। इस दौरान न अरसलान बोला था, न मनाहिल बोलना चाहती थी। घर वापस आकर वो मनाहिल को उसके कमरे में ले जाने के बजाय अपने रूम में ले आया। मनाहिल ने एक नजर उसे देखा पर बोली कुछ नहीं। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। अरसलान उसे बिठाकर कमरे से निकल गया और वापस आया तो उसके हाथ में वही लिफाफा था। मनाहिल ने देखकर आंखें बंद कर ली। ये लो मनाहिल। अरसलान ने वो लिफाफा मनाहिल के आगे किया। मनाहिल ने लेने के लिए हाथ आगे ना बढ़ाया तो अरसलान वहीं उसके पास बैठ गया। तुम जानती हो इसमें क्या है? तुमने मुझे कहा था तुम पेपर्स पर साइन कर चुकी हो, पर तुमने झूठ बोला है। मैं जानता हूँ, इन पेपर्स की वजह से तुमने अपनी ये हालत कर ली, पर काश मनाहिल तुम इस लिफाफे से ये पेपर्स निकालकर एक नजर देख लेती तो ये सब ना होता जो हुआ है। अरसलान बोल रहा था और मनाहिल उसे नासमझी से देख रही थी। ये देखो, ये लिफाफे में रखे पेपर्स खाली हैं, इनमें कुछ लिखा ही नहीं है। अरसलान ने पेपर्स निकाल कर मनाहिल को दिखाए तो उसने एकदम से वो झपट कर उल्टा सीधा करके देखा और फिर अरसलान पर एक नजर डाली और मुंह फेर लिया। चंद लफ्ज नहीं कह पाई तुम मनाहिल कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? तुम सिर्फ अपने रूम से मेरे रूम में शिफ्ट हो जाती, मैं तुमसे कुछ ना पूछता। अपनी हालत खराब कर ली पर कहा नहीं। मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत पहले वो सब पढ़ लिया था जो तुम आज भी मुझसे नहीं कह पा रही। अरसलान ने वजाहत की तो मनाहिल ने मुंह बनाया। हाँ, तो आपने भी तो नहीं बताया था, तो मैं क्यों बताती? मनाहिल ने अरसलान को घूरा। मैंने क्या नहीं बताया? अरसलान हैरान हुआ। बने मत, मैंने आपकी और सुरैया आंटी की बातें सुन ली थी। मनाहिल ने आखिर बता ही दिया। ओह, मतलब तुम्हें छुप छुप कर बातें सुनने की आदत भी है? अरसलान ने चिढ़ाया। जी नहीं, मैंने छुप कर नहीं सुनी थी, बस मुझे आवाज आ रही थी। मनाहिल ने मासूम शक्ल बनाई। मनाहिल, मैं तुमसे तब से मोहब्बत करता हूँ जब शायद मुझे खुद भी मोहब्बत के सही माने नहीं पता थे, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ मुझे समझ नहीं आई कि मैं तुम्हें बताऊं या नहीं, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी थी। मुझे अभी इस बात का एहसास ही हुआ था कि अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता आलिया से कर दिया। मैं उनको ना नहीं कर सकता था।
میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے تاکہ میری شادی تم سے ہو. میں تمہیں بھول نہیں سکتا تھا اور میری دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالیہ نے خود ہی منع کر دیا شادی سے. اور جب ہماری شادی ہوئی میں بہت خوش تھا. میں نے تم سے مل کر جاننے کی کوشش کی کہ تم کیا سوچتی ہو، پر میں نہیں مل سکا. اور جب تم دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی میں نے تب تمہاری آنکھوں میں وہ سب دیکھ لیا تھا کہ تم خوش نہیں. میں نے اس لیے تمہیں وقت دیا تھا. مجھے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا مناہل. ارسلان نے اسے ساری بات بتائی. اور اگر آپ ہی شادی سے انکار نہ کرتی تو آپ شادی کر لیتے. مناہل کو نئی بات سوچی. جو ہوا نہیں اس کے بارے میں سوچنا کیوں ہے یار. ارسلان کو غصہ آیا تو مناہل ہنس دی. پہلے بتا دیتے میری طبیعت تو نہ خراب ہوتی. مناہل بولی تو تم لفافہ کھول لیتی تو تمہیں پتا چلتا نا. ارسلان نے مسکراہٹ دبائی. میں ڈر گئی تھی. مناہل نے معصوم شکل بنائی. کیوں، میں نے کون سا اس میں سانپ چھوڑ دیا تھا؟ ارسلان بولا جو بھی، میں بڑے ابو کو بتاؤں گی. مناہل نے منہ بنایا. بتاتی رہو سب کو، میں کسی سے نہیں ڈرتا. ارسلان بولا ہاں تبھی تو دو لفظ نہیں بولے گئے. مناہل نے گھورا. اچھا اب بول دیتا ہوں. مجھے تم سے محبت ہے اور بے پناہ ہے، اور اب میری سانسیں جڑی ہوئی ہیں تم سے. مجھے چھوڑ کر مت جانا. ارسلان نے کہتے ہوئے مناہل کو سینے سے لگا لیا تو وہ مسکرا دی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے اتنا اچھا ہم سفر دیا.